तो बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, बहुत उत्साहित थे और फडणवीस ने बहुत ही इत्मीनान के साथ तमाम पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इस बीच में मेरे साथ सुनील मिश्रा जी, देवकीनंदन मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ विश्लेषक लगातार बने रहे, वो भी सुनते रहे, उनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक पांडे भी मौजूद हैं, मेरे सहयोगी, वो भी आज दिन भर पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर और शपथ ग्रहण समारोह पर नज़र बनाए हुए थे, उनसे भी बात करेंगे। जयप्रकाश जी ने भी हमारी बड़ी मदद की दिन में, आज वो जुड़े रहे हमारे साथ, बात करते रहे। मैं आप सभी से बातचीत करूंगा, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी लंबी हुई देवेंद्र फडणवीस की। आइए इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को सुन लेते हैं और फिर बाद में इस पर चर्चा करेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस से कई सवाल किए गए, एकनाथ शिंदे की नाराजगी से लेकर महाराष्ट्र में आगे क्या होने वाला है, कानून व्यवस्था को कैसे मजबूत करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको सुनवाते हैं एक बार फिर। देखिए, ऐसा कोई डिले है ऐसा मैं नहीं मानता। इससे पहले भी 2004 में करीब 12-13 दिन का डिले हुआ था, 2009 में भी करीब 9 दिन का डिले था। तो कई बार हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है, करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं। वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछो मत। और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है, कुछ थोड़ा बचा है उसमें, वो भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो प्रश्न थे वो प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश सिंह जी, सुनील मिश्रा जी चुनाव विश्लेषक के तौर पर, देवकीनंदन मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं। देवकीनंदन जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, आज बड़ा दिन था, भव्य दिन था और देखिए एक शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, ताकत तो बढ़ गई है, बीजेपी ने दिखा दिया कि बड़ी कमाल की जीत है। बिल्कुल, सबसे पहले तो देवेंद्र फडणवीस और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि वो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले लिया है। अब चुनौतियां भी उनके सामने, जैसा आपने कहा कि बड़ी हैं, और चुनौतियां आज जब से रिजल्ट आया है उसके बाद से ही वो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पहले तो ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या फिर शिंदे बनेंगे या फिर कोई थर्ड नाम, दो लोगों की लड़ाई में कोई तीसरा नाम भी सामने आएगा। बहरहाल एक समझौता हुआ और समझौते में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। हालांकि बीजेपी का दावा बनता ही बनता है क्योंकि बीजेपी 132 सीटें जीती है और नंबर का गेम है, नंबर जिसके फेवर में होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। पिछली बार की स्थिति अलग थी क्योंकि शिंदे ने पार्टी तोड़ करके बीजेपी के साथ उनके साथ आए थे, इस वजह से बीजेपी ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी चीफ मिनिस्टर। लेकिन इस बार देखिए कि चीफ मिनिस्टर से हटे और फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए मिस्टर शिंदे। मतलब शिंदे चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा दिए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। ये मतलब पॉलिटिक्स में पावर किस तरीके से कट होता है और किस तरीके से बढ़ता है, इससे बड़ा उदाहरण कोई नजर नहीं आता। शायद ये देश में पहली घटना है कि चीफ मिनिस्टर से कोई व्यक्ति इस्तीफा देगा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले लिया। नहीं, बल्कि उससे छोटा पोर्टफोलियो बाबूलाल गौर को क्यों भूलते हैं आप, वो तो फिर मंत्रालय उन्होंने दूसरा ले लिया था। ऐसा तो होता रहा है। खुद देवेंद्र फडणवीस इसका बड़ा एग्जाम्पल है, मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम बने, तो एक नजीर तो बना ही दी थी उन्होंने। की बात कर रहा हूं कि जैसे ही कोई चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे रहा है, हट रहा है, और हटने के मतलब हट क्या, आज तक वो कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर थे जब तक देवेंद्र फडणवीस ने शपथ नहीं ली थी। ठीक है, उनके शपथ लेने, चलिए आज क्या है कि जरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और लगातार खबरों का दौर रहा है तो समय बड़ा संक्षिप्त है। फिर ब्रेक पर जाऊं उससे पहले फटाफट सुनील मिश्रा जी, आपकी टिप्पणी चुनौतियों के ऊपर। कई चुनौतियों के बारे में खुद बात कह दी देवेंद्र फडणवीस ने, सबसे सहमति करनी होती है, लेकिन उनके पास एक फ्री हैंड भी है, एक ताकत भी है, तो उनसे उम्मीदें ज्यादा रहेंगी कि अब कड़े कदम उठाइए। प्रवीण जी, देखिए, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के बारे में अगर बात किया जाए तो उन्होंने एक बड़ा समझौता अपने साथ किया था जो आज पद पाए हैं। क्योंकि सीएम से डिप्टी सीएम जो पुराना उनका आप इतिहास देखें, पुराना कार्यकाल देखें, लेकिन मुझे लगता है एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जिस तरह से उन्होंने सिर्फ महाविकास अघाड़ी को ही नहीं बल्कि महायुति में, क्योंकि चुनाव लड़ा गया था सिंधे के चेहरे पे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सिंधे
कि देवेंद्र फडणवीस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में नहीं उभरी होती, थंपिंग मेजोरिटी नहीं होती, तो आज शायद सीएम पद नहीं होते। तो मुझे लगता है कि एक रणनीतिकार के रूप में उन पे विश्वास किया जाना चाहिए आज के दिन में, कि जो चीजें उन्होंने कही हैं, चुनौतियों को समझा है, उसका समाधान करेंगे। प्रवीण जी, एक चीजें आज मुझे समझ में आ रही है, जो पिछला चुनाव में देख रहा था और उससे समझ रहा था, कि लाडली बहना योजना लाने वाला बंदा, ज्यादातर लोग जो चुनाव में बाहर रह रहे हैं, वो इलेक्शन होने के बाद सीएम पद से बाहर हो जा रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में देखें, अगर यहाँ पर देखें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, नहीं, उधर मैया योजना लाने वाले हेमंत सोरेन तो हैं। नहीं, हेमंत उस समय हेमंत सोरेन, ये बात बिल्कुल मैंने कहा एक्सेप्शन के रूप में हेमंत सोरेन, लेकिन ज्यादातर लोगों नहीं, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, यही तो होता है विश्लेषण, फिर ऐसे मजेदार कई तो पॉइंट्स आते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के लोग हों, आने वाले वक्त में ये चीज ध्यान रखेंगे कि मैं लाडली बहना ला तो रहा हूं, लेकिन रहूंगा कि नहीं रहूंगा। इतनी कमाल की योजना है, इतनी बम्पर चल रही, लेकिन आपने एक दिलचस्प पहलू जोड़ा। मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे हैं, वो भी मुंबई महाराष्ट्र की पत्रकारिता बहुत सालों से कर रहे हैं, तो वो कम विशेषज्ञ नहीं है। और जयप्रकाश जी भी है, जयप्रकाश जी तो आज सुबह से कई चीजें बता चुके हैं, चुनाव के दौरान भी। तो अभिषेक, पहले एक शॉर्ट, मैं आप लोगों के पास आऊंगा, देखिए फिर अब एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं सीधे, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। असा शपथविधी संपूर्ण महाराष्ट्राने आणि देशाने पाहिला आहे। खरं म्हणजे सर्वसामान्य माणसाचं सरकार आणि या राज्याला विकासाकडे घेऊन जाणारं सरकार आणि बाळासाहेबांच्या विचाराचं हिंदुत्वाचं सरकार, सर्व लोकांना सोबत घेऊन जाणारं हे सरकार आणि सर्वांना न्याय देणारं हे सरकार 2.5 वर्षाचं आपलं ठरलं। सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये आनंद देणारं हे सरकार आणि जीवनामध्ये सुख, समाधान, समृद्धी देण्याचा प्रयत्न करणारं, मी 100% म्हणणार नाही, परंतु देण्याचा प्रयत्न करणारं हे सरकार आमचं 2.5 वर्षाचं कार्यकाळ झाला। खरं म्हणजे महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य आहे आणि देशाला वैचारिक दिशा देणारं हा महाराष्ट्र आहे आणि अशा या महाराष्ट्राचं नेतृत्व 2.5 वर्ष करण्याची संधी माझ्यासारख्या सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या कुटुंबातल्या कार्यकर्त्याला बाळासाहेबांच्या आशीर्वादाने धर्मवीर आनंदीके। देखिए, आज चाहे शपथ ग्रहण समारोह हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, बाला साहेब ठाकरे को बार बार याद कर रहे हैं। आनंद दिघे को तो थे ही उनके राजनीतिक गुरु, लेकिन बाला साहेब ठाकरे को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। इसकी वजह है कि अब शिवसेना वाली जो ज़मीन है, जो बाला साहब ठाकरे की विरासत वाली राजनीति है, उसको एकनाथ शिंदे आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही उनकी एक बड़ी चुनौती है कि उनको अब ये उप मुख्यमंत्री पद, साथ में क्या पोर्टफोलियो मिलता है तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में आने वाले दिनों में शिवसेना की राजनीति को महाराष्ट्र में मजबूत करना है। तो अभिषेक, मुझे अब आप ये बताएं, क्योंकि आपसे भी कई मसलों पर बात होती रही, ये आज हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवालों के बड़े विस्तार से जवाब दिए देवेंद्र फडणवीस, बहुत इत्मीनान से दे रहे थे। खुशी के समय पर भी ऐसा करता है व्यक्ति कि हाँ, आप पूछो भाई, जितना पूछना है पूछो। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है कानून व्यवस्था, जो कि अभी देवेंद्र फडणवीस, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको लगता है कि अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है कि एक ऐसी मेजॉरिटी की सशक्त सरकार आए तो ये चीज़ें बदलनी चाहिए मुंबई में, महाराष्ट्र में? बिल्कुल सही कहा कि दबाव अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जब जनता का रिस्पांस ज़्यादा होता है तो दबाव या उनके प्रति जवाबदेही बढ़ जाती है। आज देवेंद्र फडणवीस में कुछ इसी अंदाज में नजर आए और उन्होंने कहा कि ये जो मैंडेट मिला, ये जो इतनी बड़ी जीत मिली, उसके पीछे दबाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ख़ास करके जो 4-5 प्रमुख चीज़ें हैं उस पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। पहले तो विकास तो है ही, वो कोई भी सरकार आएगी तो विकास करेगी और विकास का दबाव रहेगा। अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को निधि देना, उनको निधि को उस तरीके से आगे कंटिन्यू करना, ये एक बड़ी चुनौती तो होगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो होगी महाराष्ट्र में, वो होगी पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र जिस तरीके से आरक्षण की आग में जला है,
उसको कैसे सुधारेंगे, उस पर क्या रिप्लाई करेंगे, क्योंकि मराठा आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, धनगर आरक्षण का मुद्दा हाई कोर्ट में चल रहा है। सरकार ने कई जगहों पर उसको ओके किया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से ओके होना बाकी है। ओबीसी को कैसे समझाएंगे कि मराठाओं को उनके जो 27% आरक्षण में से नहीं देंगे, ये एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरा प्रमुख चुनौती जो होगी वो होगी कि रेवेन्यू को ज़्यादा बढ़ाना, क्योंकि जब 2100 रुपये लाडली बहन योजना को आप करेंगे तो 2 करोड़ महिलाओं को अभी तक लाडली बहन योजना का लाभ मिला है। अब 2100 करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि जब योजनाएं आप बढ़ाएंगे, इस तरीके की रेवड़ियां बढ़ाएंगे, बहुत फंड चाहिए तो होगा, सरकार बहुत के पैसा ऊपर चाहिए होगा जी। दबाव फंड चाहिए होगा। और महत्वपूर्ण चीज जो है इस समय जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर आपने सही कहा कि जिस तरीके की कानून व्यवस्था पिछले कुछ महीने से है, उसके ऊपर विपक्ष लगातार देवेंद्र फडणवीस को घेर रहा था। अब देवेंद्र फडणवीस खुद सीएम है और अब जैसा इंडिकेशन लग रहा है कि गृह मंत्री भी वो खुद रहेंगे, उसका किस तरीके के रिस्पांस होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो चीज थी आज देखने को मिली कि उन्होंने अपनी लाइन जो है वो हिंदुत्ववादी किस तरीके से बनाई है। वो एक क्योंकि 400 साधु संत वहां पे मौजूद थे, और दूसरा इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग, अमूमन इतने लोग नहीं आते इंडस्ट्री से जुड़े, बॉलीवुड से जुड़े लोग, सलमान, शाहरुख, श्रद्धा कपूर में जितने नाम आप ले वो करीब करीब आए, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़े लोग करीब करीब आए, चाहे अजय पिरामल हो, अंबानी हो, किर्लोस्कर हो या कोटक हो, कुमार मंगलम खुद आए। तो इस तरीके से तमाम सारे लोग, नोएन टाटा आए, टाटा, बिरला, अंबानी, जिनका नाम गाँव में लिया जाता है, वो सब आज पहली रो में दिखाई पड़े। तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ से अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। इंडस्ट्रीज को अपेक्षाएं इसलिए बढ़ी हैं कि एक स्थिर सरकार आ गई है तो पॉलिसी अच्छी बनेगी जिससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। सरकार को एक्सपेक्टेशन है कि जो उनके ऊपर पिछले 2.5 साल से आरोप लग रहे हैं कि इंडस्ट्री गुजरात चली जा रही है, इंडस्ट्री मध्य प्रदेश चली जा रही है, कर्नाटक चली जा रही है, उत्तर प्रदेश चली जा रही है, वगैरह वगैरह, तो उन सारी इंडस्ट्रीज को अच्छा, यहाँ पर इतने लोग आए थे, यहाँ पर पूरी इंडस्ट्री, आप ठीक कह रहे हैं, बॉलीवुड था, इंडस्ट्री थी, खेल जगत की दुनिया थी, तो आप देखिए मंच पर भी पूरा मंत्रिमंडल खड़ा हुआ था, केंद्र के सारे बड़े बड़े मंत्री खड़े हुए थे, प्रधानमंत्री खुद खड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर ये एक पावर हाउस था आज जो आजाद मैदान था, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवेलेबिलिटी, मुंबई एक ऐसा हब है, जैसे कि हम सिंगापुर को देखते हैं दुनिया में, एशिया का एक ऐसा कैपिटल है जहां बड़े बड़े दफ्तर है, ऐसे मुंबई में ज्यादातर, इसीलिए आर्थिक राजधानी में। आप अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं जयप्रकाश जी से भी इसी मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। प्रवीण, उससे मुंबई में आर्थिक राजधानी में बैठकर सभी ने एक तो मैसेज दे दिया पूरी महाविकास अघाड़ी के लिए, पूरी यूपीए के लिए, कि किस तरीके से सरकार पीछे खड़ी है, महाराष्ट्र के पीछे, और दूसरा महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियलिस्ट भी सरकार के पीछे खड़े हैं। ये दोनों ही मैसेज आज गया। आज किस तरीके से गया कि लोग देखिए, एक और महत्वपूर्ण चीज जो है, चूंकि फिल्म इंडस्ट्री हर राज्य अपने अपने यहाँ बना रहा है, रामोजी राव ने फिल्म सिटी जिस तरीके से आंध्रा में बनी है, जिस तरीके से यूपी में फिल्म सिटीज बनी है, लेकिन फिल्म सिटी को लेकर के जिस तरीके से फिल्मों को लेकर आकर्षण मुंबई का रहा है, मुंबई की फिल्म सिटी रही है, वो भी आज यहाँ देखने को मिला कि उनको भी एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सहूलियतें हैं, जो अलग अलग तरीके के उनको एनवायरनमेंट चाहिए शूटिंग के लिए, वो सारी चीज़ों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण चीज़ें आज देखने को मिली हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका। हम आपसे आगे भी महाराष्ट्र के मसलों पर बात करते रहेंगे। जयप्रकाश जी, आप मुझे बताएं, हिंदुत्व की राजनीति, अभिषेक जिसका जिक्र कर रहे थे, वो बड़ा महत्व का विषय है, क्योंकि ये एक तरीके से अभी महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव जीता, और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये जो बहुमत है, ये एक लहर है, ये एक भाव को दिखाता है, ये सिर्फ एक चुनावी मैनेजमेंट नहीं है। और यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे वाली चीज चली है क्या? और इस पर बार बार मैं देखता था महाविकास अघाड़ी, नहीं महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी नहीं है, नहीं महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी नहीं। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति ने बताया है कि हिंदुत्व वाला भाव उनके भीतर कितना है। बाला साहेब ठाकरे को आज कोट करना हो, देवेंद्र फडणवीस का के शपथ ग्रहण में साधु संतों का आना,
क्या महाराष्ट्र की सियासत जो है अब उसकी धुरी वो अब कई अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लें, मध्य प्रदेश का लें, ज्यादा उत्तर प्रदेश है क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाल में वो जरा कम देखने को मिला है, तो क्या महाराष्ट्र की सियासत उसी दिशा में चल पड़ी है? बिल्कुल प्रवीण जी, इसमें अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति महाराष्ट्र की शाहू फूले अम्बेडकर की जो विचारधारा है उस पर कहीं ना कहीं चुनाव में हावी हुई है या उस चुनाव में उसका ज्यादा असर हुआ है, ये देखने में आया है। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जो 233 सीटें आई है महायुति को, वो ऐसे ही नहीं आई है। एक तरफ 2 लोकसभा का चुनाव महाराष्ट्र में देखा, एक डर लगा महायुति को, एनडीए को कि ये क्या हो गया महाराष्ट्र में, और अगर ऐसे ही नतीजे महाराष्ट्र में आएंगे तो इस बार जो महायुति का गठबंधन की सरकार के आने का जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा। और यही वजह है कि फ्रीडम दिया गया देवेंद्र फडणवीस को, फ्रीडम दिया गया उनको टिकट बांटने में, उनको स्ट्रैटेजी बनाने में, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को साथ में लेके चलने में। मैं आपको बताऊं कि बीच में अजीत पवार की जो लाइन थी वो एकदम अलग हो गई थी महायुति की लाइन से। वो एकदम ये कहना शुरू कर दिए थे कि बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है का जो ये नारा है, ये महाराष्ट्र की शाहू फूले अम्बेडकर की विचारधारा पर नहीं यहाँ पर सफल होगा, उत्तर प्रदेश में सफल हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस खुलकर सार्वजनिक मंच पर अजीत पवार के इस बयान का विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे अजीत पवार नहीं समझ पा रहे हैं अंडर करंट क्या है। अंडर करंट जब उनको समझ में आ जाएगा तो वो अपना विचार बदल देंगे, और यही हुआ। देवेंद्र फडणवीस की जो बातें हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो उनका एग्रेसिव कैंपेन है, वो सफल हुआ और 132 सीटें बीजेपी जीती है। मैं यहाँ पर अजीत पवार तो इसका विरोध कर रहे थे, हम एक है तो सेफ है के साथ में नहीं, हम बटेंगे तो कटेंगे के साथ में नहीं है। नवाब मलिक के बयान देख लीजिए। तो इसका मतलब ये था क्या? यहां पर अजीत पवार भी जीत रहे हैं, बीजेपी इतनी भी क्या स्ट्रैटेजी बना ली? अजीत पवार के जो मुस्लिम फेसेस थे वो सारे के सारे मुस्लिम फेसेस, वो हसन मुशर्रफ हो, नवाब मलिक की बेटी सना मलिक हो, या जो बाकी उन्होंने कैंडिडेट अपने खड़े किए थे, या जो मुस्लिम क्योंकि इस बार जो वोट जो था मुस्लिम वोट वो कई धड़ों में बढ़ गया। ये ऐसा माना जा रहा था कि जैसे लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी को मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ा और कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की उसको मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ा और उनको उसका फायदा हुआ। 21 सीटें उनकी आई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एमआईएम 17 सीटों पर लड़ी, समाजवादी पार्टी को भी जो है मुस्लिम वोट गया, महायुति के अजीत पवार के पक्ष में मुस्लिम वोट गया, और एनडीए में तीनों पार्टियों में बटा। ये एक दूसरा पहलू है। अब जिस स्थान पर हम खड़े हैं, आज जो शपथ विधि हुई है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे का जो पूरा रवैया नजर आया है, अब आगे क्या होगा वो समझना बहुत जरूरी है। महानगर पालिका के चुनाव औरंगाबाद, सोलापुर, वसई, विरार, हाँ, ये इंपॉर्टेंट विषय है। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझूंगा क्योंकि एकनाथ शिंदे की अपनी सियासत है, उनको अपनी वो जानते हैं, समझदार नेता हैं, उनको पता है कि खुद को सरवाइव करना है या खुद को बड़ी ताकत के तौर पर रखना है, तो उन्हें अभी बहुत काम करना पड़ेगा। उनके लिए आसान नहीं है रहा आगे की। शायद सुनील मिश्रा जी कुछ कहना भी चाह रहे थे, इसमें ऐड करना चाह रहे थे। मैं चाहूंगा आप अपनी बात भी रखें, फिर मैं इस विषय को जरा महाविकास आघाड़ी की स्थिति पर ले जाना चाह रहा हूं। जयप्रकाश जी ने कहा शुरुआती दौर में अगर देखेंगे तो अजीत पवार थोड़ा कंफ्यूज थे कि हार्डकोर हिंदुत्व की साइड लाइन पे चला जाए या मुस्लिम को साथ में लेकर चीजें। मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि अजीत पवार जी की जो निगेटिविटी थी, कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी थी कि उनको एक करप्शन के साथ जोड़ा जा रहा था, वो हिंदुत्व ही एक ऐसी चीज थी जो उस निगेटिविटी को खत्म किया है। आप समझिए इस चीज को, जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की जो एक थीम चली, बटेंगे तो कटेंगे वाले, एक है तो सेफ वाले हैं, उस नैरेटिव से जो चूंकि हम चुनाव में पिछले 1-1.5 सालों से थे, जब भी जाते थे तो लोग बोलते थे कि महायुति तो सब कुछ ठीक की है, अजीत जी को साथ में नहीं लेना चाहिए था। इनको लेने से, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी मान रहा था कि इनको नुकसान होगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि हुआ कहा, फायदा हुआ है तो उल्टा 230 आ गए, उनको भी फायदा, इनको भी, सबको ही फायदा हुआ। फायदा हुआ। प्रवीण जी, एक अलग चीज मैं कहना चाह रहा था कि देखिए 2014 में 2014 या उसके बाद हम हिंदू यूनाइटेड वोटर्स की बात कर रहे थे, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ है। मुझे लगता है कि अगर इस चुनाव को आप लेंगे तो फिर से रीडिफाइन किया है भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को कंसोलिडेट करने के लिए और कहीं ना कहीं अपने मैकेनिज्म में यूज करने के लिए। बस ये था आपका पॉइंट, इस पर मैं आना चाहता था। देवकीनंदन जी, हिंदुत्व को का जो एक वो 1992 से जो एक राजनीति शुरू हुई थी, उसका एक ये वाला दौर आज के दौर में आएगा, 2024 के अंत में महाराष्ट्र के चुनाव में आएगा, और ये उभार देखने को मिलेगा कि एकदम से अब बीजेपी ने फिर से रियलाइज किया और उस सेंटिमेंट को भेज पाई कि ये है राजनीति, ये हमारी कोर राजनीति है।
और काम विकास की चीजें और ये सब तो है, लेकिन हिंदुत्व का कार्ड या हिंदुत्व का आधार इसको मजबूत किया है और ये आने वाले समय में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य या देश की राजनीति पर भी बड़ा असर डालेगा। प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोर हिंदुत्व महाराष्ट्र में वोट दिला रहा था, तो जो ही वही कोर हिंदुत्व झारखंड में क्यों वोट नहीं दिला पा रहा था? जबकि झारखंड में हिंदुओं को एकजुट करना मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन भी वहां तो पर खुद है, बीजेपी नहीं मानती थी, इसीलिए तो डेमोग्राफिक चेंज, अब आदिवासियों का माइग्रेशन वाला मुद्दा ये सब उठाया गया। वो तो खुद बीजेपी नहीं मानती थी। कहां मैं यही बात तो कह रहा हूं कि नहीं चल रहा है। ये बातें पूरी तरह गलत हैं। महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट नहीं मिला है। महाराष्ट्र में 6 करोड़ 40 लाख वोट भारतीय जनता टोटल पोल हुआ है। 2.5 करोड़ जो है केवल लाडली बहना जो योजना है उसके लाभार्थी हैं। 2.5 करोड़, 21% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 12.5% कांग्रेस को मिला है और 21% वोट ही अदर्स को मिला है। 21% वोट अदर्स, उस अदर्स में ये पार्टियां शामिल नहीं है जो दोनों गठबंधन है, चाहे महायुति हो चाहे वो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम एक जगह बात करते हैं कि हिंदुत्व चल रहा है, तो हम दूसरी जगह क्यों नहीं बात करते हैं कि वहां क्यों नहीं हिंदुत्व चला? क्या वहां हिंदू एकजुट नहीं हो पाया? मैं इसे नहीं मानता हूं। हिंदुत्व की वजह से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कतई नहीं जीती है। उसकी जीत की वजह कुछ और हैं। एक उसमें सबसे बड़ी जो स्कीम है ये लाडली बहना है। अभी आपके संवाददाता जो अभिषेक पांडे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि पूरे महाराष्ट्र में रिजर्वेशन को लेकर के आंदोलन चल रहा है। अगर रिजर्वेशन को लेकर के आंदोलन चल रहा था तो क्या वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए? मुझे नहीं लगता है कि दिए। क्यों नहीं दिए? इस वजह से नहीं दिए क्योंकि रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी, मतलब जो सरकार अभी चल रही थी महायुति की, वो लागू नहीं होने दे रही थी। तो मुझे नहीं लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देंगे। जयप्रकाश जी, आप पहले सुन रहे थे देवकी नंदन जी, हालांकि इससे पहले सुनील जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, ऐड करना चाह रहे थे, तो मैं आपको पहले इन्वॉल्व कर लेता हूं, फिर मैं जयप्रकाश जी के पास जाऊंगा। तो सुनील जी मुझे बताएं कि बाकी चुनाव पर भी इसका असर होना चाहिए। हालांकि ये देवकी नंदन जी की राय है, खुद बीजेपी की ये राय है कि हाँ हिंदुत्व का असर हुआ, इसलिए वो खुलकर इस पिच पर खेल रहे हैं। आप देख लीजिए योगी आदित्यनाथ जी के बयान जो लगातार आ रहे हैं, आप देख लीजिए जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह हुआ, धन्यवाद भी प्रेषित किया जा रहा है संत समाज को। ये कम से कम एक सांकेतिक रूप से तो ये दिखाई देता है कि बीजेपी ऐसा मानती है कि ये दांव चला है। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले देवकी नंदन मिश्रा जी को मैं प्रणाम के साथ बताना चाहता हूं। देखिए, एनालिस्ट के रूप में हमें सभी एंगल को समझना होगा। चुनाव किसी एक कारण से बोल दें कि हम जीत गए और हार गए, तो ये शायद एक एनालिस्ट के रूप में हमारे लिए ठीक नहीं है इस बात को बोलना। मैं महाराष्ट्र में खुद ही था। आप बिलीव करिए, जब लोगों से बात हम सिर्फ लाडली बहना को, हमारे पास लाखों ऐसे नंबर हैं जहां महिलाएं कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले महंगाई बढ़ा दी, फिर 1500 रुपए दे दिए, हम तो अब विपक्ष में मतदान करेंगे। कहीं ना कहीं बेनिफिट इसका हुआ है। अगर आप बात कर रहे हैं झारखंड की, हिंदुत्व का बेनिफिट हुआ है। झारखंड में ट्राइब सीटों पे आप चुनाव हार जाते हैं, इसका मतलब ट्राइब्स में आपका हिंदुत्व नहीं चला। आप समझिए इस चीज को, जो है ट्राइब्स जोन में मैं वहां पे रहा, वहां पे हिंदुत्व नहीं चला। लेकिन अगर महाराष्ट्र की राजनीति में देखेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व को नए तरीके से डिफाइन किया गया है। आरएसएस का कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को हिंदुत्व की याद दिलाया है और मार्जिनल बेनिफिट इसका हुआ है। यह कह देना कि सिर्फ लाडली के आधार पे होगा, तो मैं देवकी नंदन जी से एक पूछना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के चुनाव में दोनों पार्टियों ने घोषणा की थी। भूपेश बघेल ने आनंद फानंद में दिवाली के आसपास में घोषणा की कि मैं भी लोगों को, महिलाओं को सम्मान राशि दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। भाई, भारतीय जनता पार्टी वहां पे क्यों चुनाव जीती? बात तो दोनों एक ही कर रहे थे। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि आरएसएस का जो कार्यकर्ता नाखुश था, नाराज था। ठीक है, आपने क्योंकि उनका नाम लेकर ये सवाल, क्विक कमेंट देवकी नंदन जी, क्विक कमेंट जी। देखिए, सुनील मिश्रा जी अनुज हैं हमारे, और सुनील मिश्रा जी पॉलिटिकल मतलब चुनाव का काम करते हैं, और इत्तेफाक से मैं जर्नलिज्म छोड़ करके मैं ये काम करता हूं। पूरे देश में मैं अकेला व्यक्ति हूं जो पत्रकारिता लंबे समय तक करने के बाद चुनाव विश्लेषण का काम करता हूं। पूरे देश में मैं अकेला व्यक्ति हूं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए, पत्रकार पहले क्या होता था, पत्रकार चुनाव के बारे में सबसे ज्यादा वही रिपोर्ट करता था, वही नेता को बताता, वही एक तरीके का एनालिस्ट हुआ करता था। अब मैनेजमेंट के लोग, टेक्निकल लोग, सारे लोग, बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। सुनील मिश्रा जी, मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं।
देखिए, हिंदुत्व जो अभी प्रवीण तिवारी जी ने कहा कि बीजेपी मानती है कि इससे फायदा हो रहा है। दरअसल बीजेपी पिछले 2 साल, करीब 1-1.5 सालों से ये कोशिश कर रही है पूरे देश में हिंदुत्व के उभार की। चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, बटेंगे कटेंगे, ये कोशिश वो कर रहे हैं। इसका असर कितना हो रहा है ये जितना वो कह रहे हैं उतना असर नहीं हो रहा है। उसका 2% असर भी नहीं हो रहा है। मेरा ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। आपका एक कहना है कि इसको किक स्टार्ट देना चाहते हैं, वो चाहते हैं इस दिशा में जाए, इसका प्रयास चल रहा है। वो सुनील जी, ये 1 to 1 बहुत सीमित समय, मैं जयप्रकाश जी को ले ही नहीं पा रहा, उनसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा था। थोड़ा इसको चेंज करते हैं, इस पे करेंगे देवकीनंदन जी, इस पे आगे एक विस्तार से हम इस पे शो ही कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है हिंदुत्व की। लेकिन जयप्रकाश जी, मुझे ये बताइए, क्या बाला साहेब ठाकरे वाली राजनीति की यहाँ शुरुआत हो गई? और सबसे बड़ी बात, क्या उद्धव ठाकरे से छिन गया वो मुद्दा, या बाला साहब ठाकरे का वो जो नाम है वो पिता जरूर उनके हमेशा रहेंगे, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत उनके हाथ से सचमुच छिन चुकी है? या आपको लगता है टाइम बिंग है, एक दौर आया है और महाविकास आघाड़ी के अन्य दलों का कभी उभार होगा? देखिए प्रवीण जी, शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, अब ये 2 बाला साहेब ठाकरे का एक नया पिक्चर या नया हम कह सकते हैं कि कैंपेन किया गया, जिसमें बीजेपी ये कहती है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे उद्धव ठाकरे की नजर में हो गए, लेकिन हमारे लिए हिंदू हृदय सम्राट है। देवेंद्र फडणवीस जी का बयान भी हमने देखा होगा। पूरे महाराष्ट्र में जो कैडर है शिवसेना का, दोनों शिवसेना की मैं बात कर रहा हूँ, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, फिलहाल दोनों शिवसेना का कैडर बहुत मजबूत है। आज मैं आपको बताऊं, कुलाबा में बाला साहेब ठाकरे की एक प्रतिमा है, जहां पर एकनाथ शिंदे सबसे पहले गए और अपने एक नेता प्रताप सरनाईक जो विधायक भी है, उनके साथ जाके माल्यार्पण किया। ये एक मैसेज है। अब एकनाथ शिंदे को 2 धड़ों पर अपना मोर्चा संभालना है। एक जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, उनसे और ज्यादा उनको कमजोर करना और अपने आप को और ज्यादा मजबूत करना। इसके लिए ये जो बाला साहब ठाकरे का जो नाम है वो आगे और बढ़ाया जाएगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया उन्हें, अभी मैं व्हाट्सएप देख रहा था तो सीएम शिंदे का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, वो डेप्यूटी सीएम शिंदे का व्हाट्सएप ग्रुप हो गया और मैसेजेस आने शुरू हो गए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अब एकनाथ शिंदे को एक 10 महानगर पालिकाओं में जाना है, ज्यादा से ज्यादा उनको अपनी ताकत वहां दिखानी है, जिसमें मुंबई महानगर पालिका भी है। और ये इसलिए करना है उनको क्योंकि वो अपनी पार्टी में एक और फूट नहीं होने देना चाहते, इसलिए उन्होंने लास्ट मोमेंट पे डेप्यूटी सीएम का जो पद है वो संभाला, किसी और को बनाते। देखिए, राजनीति किसी पद का खेल नहीं है। शरद पवार सीएम रहे नहीं रहे, लेकिन शरद पवार रहे। बाला साहब ठाकरे सीएम रहे, कभी तो बने ही नहीं, वो किसी पद पे नहीं जाए, लेकिन वो बाला साहब ठाकरे रहे। ये राजनीति होती है। राजनीति में राजनीतिक दल, कार्यकर्ताओं को मोटिवेटेड रखना और लोगों के बीच पकड़ रखना जरूरी है। ये बात एकनाथ शिंदे, अजीत पवार दोनों जानते हैं, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये बात देवेंद्र फडणवीस भी बखूबी जानते हैं, इसलिए कभी सीएम से डिप्टी सीएम बनने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया, फिर सीएम बन गए हैं और कार्यकर्ताओं पर पकड़ रखेंगे तो महाराष्ट्र में उनकी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में, अपनी पार्टी में मजबूत रहेगी। और राष्ट्रीय पटल पर भी अब योगी आदित्यनाथ के बाद देवेंद्र फडणवीस, या दोनों को आप साथ में भी रखेंगे तो एक अगली पंक्ति के जो नेता, युवा नेता दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। इसमें 2 बड़े चेहरे उभर कर सामने आए। चर्चा के बहुत विषय हो सकते हैं, लेकिन समय सीमित था। सुनील जी आपका, देवकीनंदन जी आपका और जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फडणवीस 3.0 एक नए युग का आगाज आप कह सकते हैं, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ये ऐतिहासिक जीत है। इस सरकार में स्थायित्व दिखाई देता है, इस सरकार में एक ताकत दिखाई देती है, और लोगों की अपेक्षाएं हैं कि कुछ फैसले भी इसी तरह के मजबूत होंगे।